गायत्री की शादी एक बहुत ही कंजूस ससुराल में हुई थी। इस वजह से वो अक्सर बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जब गायत्री अपनी बेटी प्रिया को स्कूल से लेकर आती है तब ओफो माँ, कितनी ज्यादा धूप और गर्मी है बाहर। अब तो मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तभी बाहर आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज भी आने लगती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठी आइसक्रीम। अरे वाह, ये आइसक्रीम वाला भी कितने सही वक्त पर आया ना। माँ, अब मुझे पैसे दो ना। अरे प्रिया, अभी शांत रहो, आइसक्रीम की बात मत करो। मैं शाम को तुम्हें पैसे दे दूंगी। जब बाहर खेलने जाना तो खा लेना। नहीं नहीं माँ, मुझे तो अभी खाना है। गर्मी अभी लग रही है तो आइसक्रीम बाद में क्यों खाएं? प्रिया जोर जोर से रोने लगती है और आइसक्रीम खाने की जिद करने लगती है। ये सब सुनकर वहां पर गायत्री की कंजूस सास विमला आ जाती है। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये प्रिया स्कूल से आते ही क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं माँ जी, ये प्रिया फालतू में आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी। मैंने कहा कि अभी मत खाओ, बाद में खा लेना, मगर ये मान ही नहीं रही है। क्या आइसक्रीम? अरे बेटा, ये सब बाहर की आइसक्रीम सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। नहीं नहीं, मुझे अभी खानी है, खानी है, खानी है। अरे बेटा, चल, अच्छा तू भी क्या याद रखेगी? आज तुझे आइसक्रीम के पैसे मैं दे देती हूँ। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुन के तो गायत्री हैरान ही हो जाती है कि तभी विमला कहती है, ये ले बेटा, 3 रुपए। अब इससे जाकर वो ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले ले। क्या? ये क्या है दादी, 3 रुपए? भला इसमें कौन सी आइसक्रीम आएगी? और मैं माँ के साथ हमेशा 20 रुपए वाली चोकोबार ही खरीदती हूँ, तो उसके पैसे दो ना दादी। क्या? पूरे 20 रुपए की एक आइसक्रीम? बहू, तू अपनी बेटी को इतनी महंगी आइसक्रीम दिलाती है? अरे इतना खर्च एक आइसक्रीम पर? हे भगवान, क्या होगा इस घर का? नहीं नहीं माँ जी, वो तो बस एक बार की बात है, हमेशा थोड़ी है। एक बार? अरे आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? लेकिन गायत्री प्रिया को चुप करवा देती है और अंदर ले जाती है। क्या प्रिया, जानती नहीं हो क्या कि तुम्हारी दादी कितनी ज्यादा कंजूस है? उनके सामने दोबारा ऐसी बात मत करना। मैं तुम्हें आइसक्रीम कल खिला दूंगी। ठीक है माँ, समझ गई, मुझे माफ कर देना। ये सब करने के बाद गायत्री प्रिया को खाना खिलाने लगती है। खाना खाते हुए प्रिया कहती है, माँ, ये फिर से आलू की सब्जी, और इसमें भी आलू कितना कम है। क्या कहूँ मैं प्रिया बेटा, ये तुम्हारी दादी बाजार से इतनी कम सब्जी लाती है और मुझसे वो पूरा हफ्ता चलाने को कहती हैं। इतने में मैं आखिर कैसे काम चलाऊं? बस अब मुझे और नहीं खाना माँ, मैं जा रही हूँ अपने स्कूल का काम करने। प्रिया स्कूल का काम करने चली जाती है और गायत्री को अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आता है। जाने ये लोग घर में इतना बचत करके क्या करेंगे? पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 60 रुपए की सब्जी आती है, और कपड़े वो तो साल में सिर्फ एक बार दिलाए जाते हैं। अरे चलो, कपड़ों का तो झेल भी लो, मगर कम से कम खाने पीने पर तो इस तरह बचत नहीं करनी चाहिए ना। मुझे क्या, किसी दिन इन सबको अपनी इस कंजूसी का सबक भी जरूर मिलेगा। हाँ। गायत्री गुस्से में अपने काम करने लग जाती है। शाम को उसका पति सुनील घर आता है और आते ही थक कर बैठ जाता है। ओहो, आज तो मैं बहुत थक गया गायत्री। ऊपर से आज गर्मी कितनी भयंकर है। यानी कि आज आप फिर बस स्टॉप से चल कर आए? अरे क्या मिल जाता है आपको 10 रुपए बचाकर? पूरा 3 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। अरे गायत्री, इसी तरह 10 रुपए रोज लगेंगे तो महीने का 300 रुपए हो जाएगा, और इतने में तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं बताइए फिर, क्योंकि करते तो हम कभी कुछ नहीं। क्या? ये सब क्या बोल रही हो तुम गायत्री?
तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? मैं घर में घुसा ही हूं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। दोनों की बहस होने लगती है और तभी वहां विमला आ जाती है। क्या तुम भी गायत्री, एक तो खुद कभी बचत का नहीं सोचती और जब मेरा बेटा बचत कर रहा है तो उसे सुना रही हो। अरे वो थक कर आया है, जाओ उसे एक गिलास पानी ला कर दो। हाँ हाँ माँ जी, अभी जाती हूँ। वैसे भी आप दोनों से कुछ भी बोलना पानी पर लकीर बनाने जैसा है। क्या क्या कहा तूने? गायत्री जल्दी से रसोई में चली जाती। उधर उसे अपनी सास और पति की सब बातें सुनाई दे रही थीं। अरे पूछो मत बेटा, यहाँ हम 1-1 रुपया बचाते हैं और ये तेरी बीवी एक बार में प्रिया को 20-20 रुपए की आइसक्रीम खिला देती है। अरे मुझे मीठा खाना होता है तो मैं गुड़ खा लेती हूँ और यहाँ ये महारानियों की ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती। चिंता मत करो माँ, मैं आज ही कहूंगा गायत्री से कि उसे पैसों की अहमियत समझनी चाहिए। ऐसे इतने पैसे उड़ाएगी तो कल को हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सुनकर गायत्री गुस्से में रसोई में सोचती है, अच्छा, मुझे पैसों की अहमियत का पाठ पढ़ाएंगे? अब इन सबको बताती हूँ। आज के बाद ये सब कभी दोबारा मुझसे पैसे बचाने को नहीं कहेंगे। गायत्री खाना बनाने में लग जाती है। जब सब रात में खाना खाने बैठते हैं तो चौंक जाते हैं। ये कैसा खाना है बहू? हाँ भाई, आज ये खाना तो बड़ा ही अजीब और अलग सा दिख रहा है। वो दरअसल मम्मी जी, पापा, आज मुझ पर माँ जी की बातों का बड़ा ही गहरा असर हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये बचत करना शुरू करूं। इसीलिए आज मैंने खाना ऐसे बनाया है। दाल एकदम पानी जैसी, इसमें सिर्फ 1 कटोरी दाल है। सुन रही हो मम्मी जी? 1 कटोरी दाल में पूरे 4 लोगों का खाना। और ये सब्जी, इसमें भी मैंने सब्जी कम और पानी ज़्यादा डाल दिया है। और ये रोटी, ये तो मैंने सबके लिए सिर्फ एक ही बनाई है, मोटी मोटी, ताकि एक से ही सबका पेट भर जाए। और किसी को ज़्यादा भूख लगे तो ये ठंडा ठंडा पानी पी लेना, इससे खूब बचत होगी हमारी। गायत्री को लगा था कि ये सब देखकर आखिरकार उसके ससुराल वालों को थोड़ी बहुत अक्ल आएगी, मगर इसका तो ठीक उल्टा ही होता है। अचानक से उसके ससुराल वाले एकदम खुश हो जाते हैं और विमला कहती है, वाह वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिखाया। मैं तो सोचती थी कि मैं इस तरह से काम करूंगी तो तू मुझे वो क्या कहते हैं, हाँ, जज करेगी। अरे इसी डर से तो मैं ऐसे खाना नहीं बना रही थी, लेकिन अब से घर में इसी तरह से खाना बनेगा। अब तो हफ्ते भर का काम सिर्फ 10 रुपए की सब्जी से ही चल जाएगा। अरे वाह, इस बात से तो मैं भी एकदम सहमत हूँ। वाह गायत्री, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। शाबाश, ऐसे ही समझदारी से काम करती रहना। हाँ, हमें तुम पे नाज है बहू। वैसे भी ये दाल इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुनकर तो अब गायत्री एकदम डर ही जाती है। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि आप लोग कंजूसी छोड़ दें, इसीलिए मैंने ये सब किया। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी एक बात भी नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। गायत्री भी अपना सिर पटक लेती है और सोचती है, ओफो, ये तो मेरा छोड़ा हुआ तीर मुझे ही आकर लग गया। अब मैं क्या करूं? जो चीजें पहले से ही खराब थीं अब वो और ज्यादा खराब होने लगी हैं। नहीं। फिर क्या था, अगले दिन से ही विमला खाने पर और ज्यादा कंजूसी करने लगती है। पानी जैसी दाल, सिर्फ नमक वाली सब्जी, मोटी मोटी रोटियां, ये खाना तो जेल से भी बदतर था। और घर में बिस्किट नमकीन तो कभी आता ही नहीं था। आता भी तो अलमारी में लॉकर में रखा जाता था। एक दिन अचानक से सुनील अपने ऑफिस के बॉस और कुछ लोगों को डिनर पर अपने साथ ले आता है। माँ देखो, आज मेरे साथ मेरे बॉस आए हैं डिनर पर। क्या? अरे आइए आइए, अंदर आइए ना।
हमारा बेटा आपकी बहुत तारीफ करता है कि आप बहुत अच्छे बॉस हैं। माफ कीजिएगा, हम सब अचानक से आ गए। वो आज हम सब ऑफिस में सभी लोगों के प्रमोशन को लेकर जरूरी बात करेंगे और सुनील ने कहा कि उसके घर चलकर ही बात की जाए, तो हमने भी मना नहीं किया। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आए। अभी मेरी बहू आप सबके लिए अच्छा सा खाना बना देगी। और सुनील, तू भी जरा मेरे साथ रसोई में आना, कुछ बात करनी है। ऑफिस के सब लोगों को टेबल पर बिठाकर सुनील रसोई में पहुंचता है, जहां विमला और गायत्री खड़े थे। क्या हुआ माँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे, तूने अचानक से ये अपने ऑफिस वालों को खाने पर घर क्यों बुला लिया? हमें बताया तो होता कम से कम। और क्या, अरे रसोई में कोई भी सब्जी नहीं है, सिर्फ 4 भिंडी पड़ी हैं जिनसे सुबह नाश्ते की सब्जी बनने वाली थी। अब इससे ये 4-5 लोगों का खाना थोड़ी बन पाएगा। अरे, आप लोगों ने सुना नहीं क्या कि प्लान अचानक से बना और बॉस अभी प्रमोशन की बात करने वाले हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा खाना बनाना होगा, तभी तो मेरा प्रमोशन होगा। मगर ये सब कैसे होगा? खाना बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हाँ, और जैसा खाना हम खाते हैं, अगर वो इन्हें खिला दिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्रमोशन तो भूल जा, तुझे शायद नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। तभी गायत्री को एक आइडिया आता है और वो कुछ सोचकर बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या अब आपको अपनी ये कंजूसी का सबक मिला? आज जब मेहमान आए तो हमारे घर में सब्जी तक नहीं। माँ जी, भला क्या ये अच्छी बात है? अरे, हमारे पास कौन सा पैसों की कमी है, सब तो अच्छा चल रहा है, तो फिर ये 1-1 रुपए बचाने की क्या जरूरत? कल का क्या भरोसा, हो या ना हो। हाँ गायत्री, मैं तेरी बात एकदम अच्छे से समझ गई और अभी मुझे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा है। लेकिन हमें ये बताओ कि अब हम क्या करें? सुनील जी, आप बाहर जाइए, मैं फटाक से अच्छा सा डिनर बना देती हूँ और फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी, बस मुझ पर भरोसा रखिए। क्या? मगर कैसे? तुम अकेले सब कैसे करोगी? अरे, आप जाइए तो मैं सब देख लूंगी। और माँ जी, आप भी जाइए, बाहर जाकर सब लोगों से बातचीत करिए, मैं बस अभी 10 मिनट में खाना बना दूंगी। हाँ। गायत्री सबको बाहर भेज देती है और 10 मिनट के अंदर सब्जी बना देती है। रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बाहर बैठे सभी लोग हैरान थे। गायत्री जल्दी से खाना डाइनिंग टेबल पर लाकर सजा देती है। वाह 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 वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आखिर ये किस चीज की सब्जी है भाभी जी? बताऊंगी, पहले आप सब इसे चक्कर तो देखिए। सभी लोग रोटी सब्जी खाते हैं और उन्हें वो बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। वाह भाई वाह, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो मैं इतना खुश महसूस कर रहा हूं कि लग रहा है सुनील को अभी के अभी प्रमोशन दे दूं। अरे सर, तो इसमें सोचना कैसा, दे दीजिए ना सर। अरे भाई, पहले मुझे ठीक से खाना तो खाने दो। भाभी जी, और रोटी मिलेगी क्या? हाँ, ये लीजिए ना, और अच्छे से खाइए, एकदम अपना घर समझ के। सभी लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है और खाना खाकर वो सब अपने घर चले जाते हैं। सुनील तो इतना ज्यादा खुश था कि वो उछलता हुआ गायत्री के पास आता है और उससे पूछता है, आखिर ये सब क्या था गायत्री? ये कमाल तुमने कैसे किया? आखिर वो कौन सी सब्जी थी? घर में तो कुछ भी नहीं था ना? हाँ बहू, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है कि बिना किसी सब्जी के तुमने ये सब्जी कैसे बनाई? अरे माँ जी, असल में ये रोटी की सब्जी थी। क्या? रोटी की सब्जी? मतलब माँ जी, दोपहर में रोटियां ज्यादा बन गई थी ना, वो रखी हुई थी, तो मैंने उनका इस्तेमाल करके सब्जी बनाई, बढ़िया सा तड़का लगाया और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्राई कर लिया।
ऐसे कि किसी को मालूम ही ना पड़े कि ये सब्जी आखिर है किस चीज़ की। ये रेसिपी मैंने अपनी माँ से बचपन में सीखी थी और असल में ये राजस्थान की बड़ी ही मशहूर डिश भी है। क्या क्या सच में? अरे वाह, ये तो तुमने कमाल कर दिया बहू। हाँ माँ जी, पहले मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट ली, फिर कढ़ाई में तेल गरम किया और उसमें सब कटी सब्जियां भूनकर फिर उसमें सभी मसाले मिला लिए। मसाले और प्याज टमाटर पकने के बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा रखा हुआ दही मिलाया और उसे और देर पकने दिया। फिर थोड़ा पानी मिलाकर मैंने उसमें बची हुई रोटियां छोटी छोटी तोड़कर डाल दी। इस तरह से 10 मिनट में मेरी रोटी की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई। वाह वाह मेरी जुगाड़ू बीवी, अगर तुम हमारे साथ हो तो भला हमें कंजूसी छोड़ने की क्या जरूरत। अब से हम घर में सब्जी लाएंगे ही नहीं। क्या? यानी आप लोग अभी भी अपनी ये कंजूसी नहीं छोड़ने वाले? वैसे सुनील की बात तो एकदम सच है। अब तो हम और भी ज्यादा बचत कर लेंगे। ओफो, मतलब कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था गायत्री, जरा अपनी शक्ल तो देखो। बहू, तू तो वाकई में डर गई। अरे ये तो बस एक मजाक था। घबरा मत, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनील की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और आखिर में गायत्री के ससुराल वाले अपनी ये कंजूसी छोड़ देते हैं और गायत्री सुकून से अपने ससुराल में रहने लगती है। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे मत मारो। माँ 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 कहाँ हो, मुझे बचा लो। माँ मैंने चोरी नहीं की, मेरा हाथ छोड़ो, टूट जाएगा। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो बस रोटी चुराई थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये कहते कहते 12 साल के मासूम अंकित का गला भर आया। उसे पीटने वाले लोग उसे अधमरी हालत में वहीं छोड़कर चले गए। जैसे तैसे अंकित लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। उसे ऐसी हालत में देखते ही उसकी बीमार माँ सुरेखा घबरा गई और बोली, क्या हुआ अंकित? ये तेरे चेहरे पर निशान कैसे बेटा? तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है और तुझे इतनी चोट कैसे लगी? माँ, अब मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। उन लोगों ने तुम्हें मारा? मगर किस गलती पर? माँ, मैं पूरे दिन मजदूरी करता रहा। मुझे भूख लगी थी, लेकिन जब भी खाना मांगता वो थोड़ी देर और कहकर टाल देते। जब मैं भूख सहन नहीं कर पाया तो मैंने उनकी रसोई से बिना पूछे रोटी उठाकर खा ली। मालकिन ने मुझे रोटी खाते हुए देख लिया और जोर जोर शोर मचा दिया, जिससे मालिक और बाहर के लोगों ने मुझे बहुत मारा। माँ, ये सुनकर सुरेखा रो पड़ी और अंकित को सीने से लगाते हुए बोली, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। इतनी छोटी गलती पर मारने के लिए उनके हाथ नहीं कांपे। ऐसी भी क्या बड़ी चोरी थी? माँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तो बस सिर्फ रोटी ली थी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। माँ, चल अब जाने दे। भूख लगी है ना, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। सुरेखा ने अंकित को खाना खिलाया और उसके बालों में उंगलियां चलाती हुई सो गई। लेकिन अंकित नहीं सोया। वह अपनी विधवा माँ और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। वह कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिससे फिर कभी उसे या उसके जैसे किसी गरीब बच्चे को रोटी के लिए चोरी न करनी पड़े। लेकिन ये सब करने की ना उसकी उम्र थी और ना ही उसके पास पैसे थे। कुछ दिन बीत गए। अंकित ने इधर उधर काम ढूंढा, लेकिन बच्चा समझकर उसे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं था। सुरेखा को अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए मेहनत का काम करना उसके वश की बात नहीं थी। वह घर आकर उदास बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुरेखा उसे परेशान देखकर बोली, क्या हुआ अंकित, इतना उदास क्यों है बेटा? कुछ नहीं माँ,
बस उस दिन वाली घटना याद आ रही है। माँ, पिताजी होते तो हम गरीब नहीं होते ना, और मुझे भी घर चलाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। मैं भी सब बच्चों की तरह स्कूल जा रहा होता। ये सुनकर सुरेखा को तकलीफ तो हुई, लेकिन वह सच्चाई जानती थी। अगर उसके पति जिंदा होते तो बात कुछ और होती। माँ, पिताजी क्या काम करते थे? तुझे नहीं पता? वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते थे। वो देखो, आज भी उनका चाक मैंने हिफाजत से रखा हुआ है। अंकित दौड़ते हुए चाक के पास आया और उसे छूते हुए बोला, माँ, क्या मैं इस पर बर्तन नहीं बना सकता? आप मुझे ये चलाना सिखा दो तो मैं खूब सारे बर्तन बनाकर बेचूंगा। हाँ, सिखा तो दूंगी, लेकिन उसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए बेटा। बस इतनी सी बात, मैं अभी चिकनी मिट्टी लेकर आता हूँ। अंकित चिकनी मिट्टी लेकर आ गया। उसके बाद सुरेखा ने उसे चाक चलाकर मिट्टी का मटका बनाना सिखाया। एक ही दिन में उसने मटका बनाना सीख लिया और फिर अपनी माँ से बाकी का काम सीखकर उसने बहुत सारे मटके तैयार कर लिए। माँ, अब ये मटके बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें मैं बाजार में कैसे बेचूंगा? एक काम कर, एक ठेला किराए पर ले आ और ये मटके बाजार तक पहुंचा दे। बेच तो मैं भी दूंगी। नहीं माँ, तुम तो वैसे भी बीमार रहती हो, मैं खुद ही बेच लूँगा। इसी तरह अंकित मटके बेचने लगा, लेकिन जितनी मेहनत उन्हें बनाने में और बेचने में लगती थी, उतनी बिक्री नहीं होती थी। बाकी का नुकसान उनके टूटने से हो जाता था। अब लोग मटके का कम, फ्रिज का पानी ज्यादा जो पीने लगे थे, इसीलिए मटकों की बिक्री कम होती थी। इसी तरह अंकित को मटके बेचते हुए 5 साल बीत गए। एक दिन उसे भूख लगी, रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक पिज्जा हट पर गई। बचपन से तमन्ना थी कि वह भी बड़े लोगों की तरह पिज्जा खाए, लेकिन खाना तो दूर, उसने तो आज तक पिज्जा का स्वाद भी नहीं चखा था। लेकिन आज उसका पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा मन हो आया, तो उसने ठेला साइड में लगाया और वह अंदर पिज्जा खाने चला गया। भैया, मुझे पिज्ज़ा खाना है। कौन सा पिज्जा बनाऊं? प्लेन पिज्जा या कुल्हड़ पिज्जा? अंकित चौंक गया। कुल्हड़ पिज़्ज़ा? भला ये कैसा होता होगा? वह सोचते हुए बोला, भैया, कुल्हड़ पिज़्ज़ा ही दे दो। अंकित ने कुल्हड़ पिज्जा खाया। पिज्जा खाने में उसे तो मजा ही आ गया। उसने सोचा कि अगर वह यही पिज्जा मटके पर बनाए तो कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले उसे पिज्जा बनाना सीखना पड़ेगा। अंकित ने कुछ पैसे देकर वहीं पिज्जा बनाना सीख लिया। घर जाकर उसने मटका पिज्जा बनाकर देखा। ये क्या कर रहा है अंकित? माँ, मैं मटका पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। अगर ये अच्छा बना तो अब मैं मटका पिज़्ज़ा बनाकर बेचा करूँगा। ये मटका पिज्जा क्या है अंकित? माँ, अभी बनाता हूँ, तुम खाकर देखना। अंकित ने मटका पिज्जा बनाया। सुरेखा ने खाया तो उसे बहुत बढ़िया लगा और वो बोली, अंकित, ये तो बिल्कुल नई चीज है, मैंने पहली बार खाया है। सचमुच ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अंकित बहुत खुश हो गया। उसने बाजार जैसा पिज्जा बना दिया, लेकिन इसका नाम मटका पिज्जा था। अगले दिन उसने अपने घर के सामने ही तंबू तान कर मटका पिज्जा बनाने का बंदोबस्त कर लिया और मटका पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। कॉलोनी के लोगों ने आते जाते मटका पिज्जा देखकर पूछा, अरे भाई अंकित, क्या कर रहे हो? ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ खाने का सामान बना रहे हो। क्या घर में कोई कार्यक्रम है? अरे नहीं काका, कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम होता तो तुम्हें नहीं बुलाते। आज से मैंने नया काम शुरू किया है। आज से मैं मटका पिज़्ज़ा बनाकर बेचूंगा। ये काम मैं ठेले पर नहीं कर सकता, इसलिए घर के सामने ही तंबू लगाकर बैठा हूँ, ताकि आप सब मेरे यहाँ आकर मटका पिज़्ज़ा खा सको। अब आए हो तो बिना पिज़्ज़ा खाए मत जाना। ये सुनकर सब पिज्जा की मांग करने लगी। अंकित ने उन्हें फटाफट पिज्जा बनाकर दे दिया। लोगों की जीभ पर मटका पिज्जा का स्वाद ऐसा चढ़ा
कि लोग अब बढ़ चढ़ कर पिज्जा खाने आने लगे। अंकित पिज्जा बनाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। उसके मटका पिज्जा के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और दूर दूर के लोग अंकित के पास मटका पिज्जा खाने आने लगे। इस तरह अंकित का काम दिन ब दिन बढ़ता चला गया। बेटा, आज तूने अपनी मेहनत से मेरा नाम रोशन कर दिया। एक गरीब माँ का बेटा आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, आज भी उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है, जिस दिन सिर्फ बिना पूछे रोटी खाने के लिए मुझे लोगों ने बेइंतहा मारा था। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। अंकित ने शहर जाकर अपना एक मटका पिज्जा हट खोल दिया और अपने लिए शहर में एक घर भी खरीद लिया और दोनों माँ बेटा वहीं रहने लगे।